नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो में हम बात करेंगे बंधन इनोवेशन फंड की और इस फंड की तमाम बारीकियों को समझेंगे। लगभग 1800 करोड़ के आसपास का इसका AUM है, बट इसका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनोवेशन। एग्जैक्टली क्या इनोवेटिव स्ट्रैटेजी इस फंड के पीछे रहेगी, इसको समझेंगे। क्या आउटलुक यहाँ से इस फंड का बनेगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मिस्टर प्रतीक पोद्दार मौजूद हैं, जो कि VP एक्विटीज़ हैं बंधन AMC से। प्रतीक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बंधन इनोवेशन फंड पर तो डेफिनेटली बातचीत करेंगे इन डिटेल, लेकिन पहले क्विकली क्या व्यू है आपका इस समय मार्केट्स पर, जहाँ पर वेस्ट एशिया पर तो नजरें बनी हुई हैं, लेकिन इक्वली इनफैक्ट मोर प्रोमिनेंटली मार्केट इस समय अर्निंग्स को वॉच कर रहा है। जरूर। नहीं, देखिए, अगर आप वैल्यूएशंस को देखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रफली निफ्टी 20x के आसपास है, विच इज अ वेरी फेवरेबल लेवल फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। दूसरा, अगर हम प्राइस टू बुक देखें उस हिसाब से भी हम काफी नीचे आए हैं। मतलब ग्लोबली अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स को भी देखें, इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली इंडिया यूज्ड टू ट्रेड एट अ प्रीमियम, अभी हम ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे आ गए हैं। तो वैल्यूएशंस काफी फेवरेबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे को 3 रिस्क दिखते हैं इस मार्केट में, और आई थिंक ये नियर टर्म में एक हेडविंड हो सकते हैं। वन इज ऑब्वियसली, जैसे आपने कॉल आउट किया, द वॉर। दूसरा, अगर मॉनसून्स आर बैड एंड देयर इज अ फोरकास्ट कि इस टाइम एल नीनो हो सकता है, तो व्हाट इट डज टू रूरल कंजम्पशन हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और तीसरा एक और रिस्क जो है इज AI नैरेटिव, वेयर इंडिया इज स्लाइटली अ लेगार्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये 3 रिस्क लगते हैं। बट अगर हम फ्लोज भी देखें, विच इज इंडिकेटर, फ्लोज ऑफ FIF की तरफ से देखें तो काफी नेगेटिव हैं, तो हम उसे कॉन्ट्रा बाय इंडिकेटर मानते हैं। तो अगर हम वैल्यूएशन देखें वो पॉजिटिव है, फ्लोज फ्रॉम अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव है। द नेगेटिव्स में, जैसे मैंने ये 3 नेगेटिव्स आपको हाईलाइट किए, सो एट द मार्जिन मेरे हिसाब से बैलेंस रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आपका लॉन्गर टर्म होराइजन है तो प्लीज, आई मीन, वन शुड डेफिनेटली रिमेन इन्वेस्टेड। नेक्स्ट 5-6 मंथ्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बट 2-3 इयर्स पर्सपेक्टिव से आई थिंक क्लियरली वैल्यूएशंस और मार्केट में इन्वेस्टेड रहना समझदारी होगी। दूसरा है, अगर आप नियर टर्म के हिसाब से देखना चाहें तो लार्ज कैप्स में ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है टुडे वर्सेस मिड एंड स्मॉल कैप। बट अगर आपका 2 to 3 ईयर होराइजन है, देन क्लियरली स्मॉल एंड मिड कैप्स इज जो हम आज के दिन में फेवर करेंगे। ओके अच्छा, जो जवाब आपने दिया उसी पर एक और सवाल आपसे। अब तक इनफैक्ट जो भी मार्केट का सिनेरियो था, जो भी हमारी तमाम फंड मैनेजर से चर्चा हुई, एक चीज़ क्लियर थी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन डोमेस्टिक थीम्स पर काफ़ी कॉन्फिडेंस फंड मैनेजर्स के मन में था। अब आपने जिस मॉनसून ट्रिगर की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स की बात करते हैं। जो बिलो एवरेज मॉनसून की बात हो रही है, कितना कंसर्निंग, जैसे आपने कहा डेफिनेटली रिस्क है, बट अगर जो प्रेडिक्शंस की जा रही है उसके हिसाब से मॉनसून रहा तो ये कितना डैम्पनिंग हो सकता है? देखिए, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड ही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें देखना पड़ेगा कि हाउ मॉनसून पैन आउट। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उस हिसाब से इवन दो मे बी वी हैव अ थोड़ा स्लाइटली बिलो पार मॉनसून, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड ऑफ मॉनसून देन ऑल्सो हम सेल थ्रू कर जाएंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फर्दर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बात करते हैं बंधन इनोवेशन फंड की। तो प्रतीक, पहला सवाल तो ये होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में, जब इस फंड के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली क्वालिफाइज एज इनोवेशन? जरूर। देखिए, द वे हम जैसे इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, इनोवेशन जनरली एक लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से देखना चाहिए। और इसमें हम जो कंपनीज देखती हैं, ये जनरली थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन कंपनीज होती हैं। इनमें स्टेडी स्टेट अर्निंग्स नहीं होती हैं, दे आर लंपी अर्निंग्स, और समवन हैज, और आपको थोड़ा लंबे अवधि तक इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। टिपिकली ये कंपनीज, अगर आप देखें ग्लोबली, दे शुड compete ऑन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक कैपेबिलिटी हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग पे दे शुड हैव अ ग्लोबल एज। हम उस टाइप की कंपनीज को देखते हैं इस फंड में और इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके अच्छा, मैं इस इनोवेशन थीम पर आगे बातचीत करूंगी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आपने एलोकेशन कहाँ की हुई है, तब शायद इस इनोवेशन थीम को हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पहले हम आपके इस फंड के थ्रू जो सेक्टर एलोकेशन है वो आपने कहाँ कहाँ किया हुआ है, कहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा है, कहाँ पर कम आपका एक्सपोजर है? देखिए, जरूर लोगों को लगता है कि इनोवेशन इज ओनली इक्वल टू टेक्नोलॉजी, बट इनोवेशन मेरे हिसाब से गोज थ्रू अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। इट इज जस्ट नॉट सिर्फ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड जनरली एवरीबडी थिंक्स कि इनोवेशन इज टेक्नोलॉजी, बट दैट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फंड।
इन एडिशन टू टेक्नोलॉजी हमारा एक्सपोजर हेल्थ केयर में है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है, इंडस्ट्रियल्स में हमारा बहुत बड़ा एक्सपोजर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और थोड़ा बहुत डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में है। तो ये 4-5 बड़े सेक्टर्स हैं जहां हमारा ओवरवेट रहता है और जहां हमें इनोवेशन दिखता है इन अ मटीरियल वे प्लेइंग आउट। लेकिन जो कंपनीज का आप चुनाव करते हैं, थीम्स का तो आपने जिक्र किया, जब आप चुनाव करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी कंपनी आप पिक कर रहे हैं वो आपके इनोवेशन थीम में सेट बैठती है या फिर नहीं? क्या पैरामीटर्स आपके होते हैं? क्योंकि बहुत ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हाइप ड्रिवन कंपनीज होती हैं विद रिगार्ड्स टू इनोवेशन, और कुछ ट्रूली इनोवेशन थीम पर सेट बैठती हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए, जैसे आपने बोला, टिपिकली हम उन कंपनीज को देखते हैं जिनके जो एक नया प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर रहे हो, या एक न्यू ड्रग्स क्रिएट कर रहे हो, और जो R&D में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज वन ऑफ द एक्सेस जिसमें हम कंपनीज को देखते हैं। दूसरा, हम ये डिसरप्शन प्लस प्रॉफिट पूल शिफ्ट भी देखते हैं, जहां हमें बड़ा प्रॉफिट पूल शिफ्ट दिखता है एंड जहां एक कंपनी का रियल मोट है टू एग्जीक्यूट एंड गेन मार्केट शेयर और प्रॉफिट पूल शेयर। हम उन कंपनीज को भी देखते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट इनोवेशन। तो ये दो एक्सिस पे हम जनरली कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ और, जब हम इसी इनोवेशन थीम की बात करते हैं तो R&D स्पेंड हो या बिजनेस मॉडल डिस्ट्रप्शन हो या मार्केट क्रिएशन हो, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करूँ अपने सवाल को, तो जो अलग अलग बकेट्स होती हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी की भी इनफैक्ट उसको भी ऐड करके बात करें, प्लेटफॉर्म है, प्रोसेस है, प्रोडक्ट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या आपकी प्रायोरिटी पर रहता है? नहीं, देखिए, ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं है। अल्टीमेटली हम वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखते हुए फंड्स एलोकेट करते हैं टू दीज थीम्स। और जैसे आपने बोला, प्रोडक्ट हो गया या प्लेटफॉर्म्स कंपनीज हो गई या हेल्थ केयर कंपनीज हो गई, तो वैल्यूएशन इज समथिंग जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। और हम ओवर पे फॉर अर्निंग्स नहीं करना चाहते और या ओवर पे फॉर ग्रोथ नहीं करना चाहते, तो उस हिसाब से हम काफी एक्टिवली वेट मैनेज करके इस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके और अगर हम मार्केट कैप बायस को समझें इस फंड की, इन बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वो किस तरीके का है? देखिए, कोई बायस नहीं है, ये तो आउटकम है इसेंशली। जैसे मैंने बोला, हम दो एक्सिस पे कंपनीज को देखते हैं, वन इज प्रॉफिट पूल शिफ्ट और दूसरा इज इफ अ कंपनी इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और इन्वेस्टिंग फॉर R&D एक्सेट्रा। तो इन दोनों में से अगर कोई आउटकम आया तो वो लार्ज हो सकता है, मिड हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। बट हम इन जनरल इस फंड में इट इज मार्केट कैप एग्नोस्टिक, और ये जनरली एक आउटकम रहता है। ऐसा कोई हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोच नहीं है कि इतना ही लार्ज कैप होना चाहिए और इतना ही मिड एंड स्मॉल। बट अभी एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन किस तरीके का है प्रतीक, अगर लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप या स्मॉल कैप्स की बात करें? आई थिंक अराउंड two-third of the portfolio is between mid cap or small cap, and the rest is large cap as we speak, and very small allocation to cash today as we speak. ओके और ये जो एलोकेशन आपका, जो एग्जिस्टिंग एलोकेशन है इन बिटवीन लार्ज कैप और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, ये क्या पिछले 1-1.5 सालों में, 2 सालों में कुछ चेंज हुआ है या फिर सिमिलर कॉम्पोजिशन के साथ ही आप आगे बढ़े हैं? हालांकि आई अंडरस्टैंड कि इस फंड की जो अप्रोच है वो कंपनी स्पेसिफिक, आपकी थीम स्पेसिफिक ज़्यादा है, बट स्टिल जैसे आपने कहा वैल्यूएशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ग्रोथ कंफर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और हमने देखा है किस तरीके की ग्रोथ और वैल्यूएशंस मिड कैप, स्मॉल कैप्स या फिर लार्ज कैप्स में रही हैं। तो ये जो कॉम्पोजिशन आपका रहा है, क्या ये बदला है नियर पास्ट में? इन द लास्ट 1 ईयर, जहां तक मेरी समझ है, कोई मटेरियल चेंजेस नहीं हुए हैं। प्लस माइनस 3-4% हो सकता है, बट हमने कोई बड़ा एलोकेशन चेंज ऐसे इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप वर्सेस मिड प्लस स्मॉल ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ है। ओके अच्छा, इसके अलावा जो मार्केट साइकिल्स होती हैं, इनफैक्ट पिछले 2 सालों में, पिछले 1-1.5 सालों में तो स्पेसिफिकली हमने मार्केट्स में काफ़ी वॉल्टिलिटी देखी है। एक समय ऐसा भी रहा जब मार्केट पर कॉन्फिडेंस लौटा, एक समय ऐसा भी रहा कि मार्केट शायद काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो जब इस तरीके की मार्केट होती है तो किस तरीके से आप उसे मैनेज करते हैं इस फंड में, या फिर ये कहें कि जब स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं तब किस तरीके से डाउन साइड रिस्क को मैनेज करते हैं? इसमें इनहेरेंटली वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, बिकॉज हम अक्रॉस द सेक्टर्स प्ले नहीं कर सकते। हम डिफाइंड सेक्टर्स में ही प्ले कर सकते हैं, विच आर 4 to 5, जो मैंने अभी कहा था पहले।
तो उस प्रकार से इस फंड में इनहेरेंटली आपको ज्यादा वोलेटिलिटी मिलेगी। वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए देखिए हम जैसे मैंने बोला हम एक्टिवली वेट मैनेजमेंट करते रहते हैं एंड हमारे वेट्स ज्यादा बड़े नहीं होते या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते। हम एक डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ पोर्टफोलियो चलाते हैं विद इन दीज 4-5 बिग थीम्स जो हमने आइडेंटिफाई किए। तो दीज आर द 2 वेज जिससे हम अपने पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा मैनेज करते हैं। ओके और जो थीम्स आपने मेंशन की, मैं उन थीम्स पर भी आपसे राय लेना चाहती हूँ। पहले मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करती हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आप ओवरवेट ही हैं, अराउंड 19-20% के आसपास का एक्सपोजर है। इफ़ येस तो क्या आउटलुक यहाँ से आपका है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम पर, कंसीडरिंग जिस तरीके के डोमेस्टिक मार्केट डायनामिक्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए अगर हम लॉन्गर टर्म व्यू ले 3-4 साल का व्यू लें तो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा शुड इंक्रीज, और इंक्रीमेंटली जो ये इंक्रीज होगा जीडीपी पर कैपिटा का, अ लॉट ऑफ इट शुड फ्लो टू कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स। तो उसमें ऑटोज हो गए, प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गई, फूड डिलीवरी कंपनीज हो गई, क्विक कॉमर्स कंपनीज हो गई। तो आइडिया इज कि अगर हम 3-4 साल का व्यू ले तो डिस्क्रिशनरी वर्सेस स्टेपल्स में डिस्क्रिशनरी हैज अ बेटर आउटलुक। तो उस हिसाब से हम आज के दिन डिस्क्रिशनरी में ओवरवेट हैं, और विद इन दिस डिस्क्रिशनरी ऑल्सो हमें काफी पॉकेट्स दिखते हैं जहां शेयर शिफ्ट हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, क्विक कॉमर्स अगेन हो गया, जहां पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल आइस व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और ऑल्सो लेट्स से इन क्विक कॉमर्स जहां पहले हम लोकल कन्वीनियंस स्टोर पे जाके बाय करते थे, लॉट ऑफ कंज्यूमर्स नाउ प्रेफर कि एट द क्लिक ऑफ अ बटन और थ्रू एन ऐप दे कैन ऑर्डर। तो वहां भी हमें शेयर शिफ्ट दिख रहा है। तो ये शेयर शिफ्ट एक बड़ी कहानी है जो डिस्क्रिशनरी में चल रही है इन सर्टेन पॉकेट्स, एंड देयर वी आर ओवरवेट एट। ओके और साथ ही प्रतीक जी, फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आपका बायस एनबीएफसीज की तरफ है या फिर बड़े प्राइवेट बैंक्स की तरफ है? ऑल्दो ये एक ऐसी थीम रही है जो पिछले खास तौर से 1-1.5 साल में, 2 साल में तो काफ़ी फ्लेवर में रही है। और इंटरेस्टिंग ये है कि इन 1-1.5 साल में ये पॉकेट चली भी है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया मार्केट की वीकनेस में, और स्टिल यहाँ पर वैल्यूएशन और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कंफर्ट नज़र आ रहा है फंड मैनेजर्स की लैंग्वेज में। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस थीम में वो किस सब पॉकेट की तरफ बायस है? क्या व्यू है यहाँ से फर्दर वैल्यूएशन और ग्रोथ का? देखिए क्लियरली हमारा बायस इज टुवर्ड्स फिनटेक कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें वहाँ काफ़ी ह्यूज लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ दिखता है। इन अदर पार्ट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर, जैसे आपने बैंक्स एक्सेट्रा बोले, वहाँ थोड़ा इनोवेशन क्वोशंट कम है। तो उस हिसाब से हम जनरली उस पार्ट ऑफ द सेगमेंट में अंडरवेट रहते हैं। एंड फिनटेक एंड लेट्स से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये कंपनीज की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, जहां हमें लगता है कि द रूम फॉर ग्रोथ इज़ वेरी हाई और द रनवे फॉर ग्रोथ बहुत बड़ा है। प्लस प्रॉफिट जो ये आज नेक्स्ट 3-5 ईयर में जनरेट करेंगे, इट विल बी सब्सटैंशियली हायर देन व्हाट इट इज़ टुडे। तो उस हिसाब से हमारा उस सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल्स में ज़्यादा फोकस है। ओके ओके और एक क्विकली एक सवाल आपसे हेल्थ केयर पर भी, जो आपका एक्सपोजर हेल्थ केयर में है, क्योंकि अगेन यहाँ हेल्थ केयर में भी काफ़ी सारे छोटे छोटे सब सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपका आउटलुक क्या है? आपका बायस इस फंड के थ्रू कहाँ है? जरूर, देखिए हेल्थ केयर मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा थीम होगा इंडिया में फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। और हेल्थ केयर में हम जनरली ओवरवेट डोमेस्टिक फार्मा रहे हैं, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स रहे हैं, जहां हमारे हिसाब से एज द पॉपुलेशन एजेस द नीड फॉर गुड क्वालिटी मेडिसिन, मेडिकल डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर विल ओनली इंक्रीज। और उस हिसाब से हमें ग्रोथ का जो रनवे है, और अगर हम इसको वैल्यूएशंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है आज के दिन। तो दैट इज़ वन सेगमेंट जहां हम काफ़ी बुलिश रहे हैं। अगेन विद इन फार्मा एक और सेगमेंट जो मुझे बहुत पसंद, और आई मीन नॉट पसंद बट इट फॉल्स इन द इनोवेशन थीम, इज जो कंपनीज हैं जो ग्लोबली इनोवेटर्स को हेल्प करते हैं टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और टू क्रिएट ड्रग्स एक्सेट्रा, और हु आर प्रोवाइडिंग देम रिसर्च सर्विसेज। सो सीडीएमओ कंपनीज पे भी हम ओवरवेट हैं। तो इन फार्मा दीज टू आर द बिग सब सेगमेंट्स जहां हमारा ओवरवेट बहुत ज्यादा है। ओके ओके तो क्लियरली ये फार्मा की बातचीत हुई, और जो मेजर 5 पॉकेट्स हैं उनमें 3 पॉकेट्स पर हमने प्रतीक से समझा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी था समझने के लिए कि एग्जैक्टली इस फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर किन किन थीम्स में मिलेगा। अच्छा, अब आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है इस फंड का, कितना ऑफन आप रीबैलेंस करते हैं या एग्जिट पोजीशंस करते हैं? यानी आई मीन टू से कि टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि जो भी स्टॉक्स आपने पिक किए हैं, कितना टाइम आप उन्हें देते हैं कि वो जो जिस सोच के साथ आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है वो उस पर खरा उतर रहे हैं या फिर नहीं? कब बदलाव करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में? देखिए, जैसे मैंने बोला, इनोवेशन थीम है,
एंड इट इज़ नॉट अ लीनियर लाइन। ये कंपनीज को जेस्टेशन पीरियड इनका ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको अर्निंग्स डिलीवर करेंगे। दूसरा होता है इनके क्वार्टरली अर्निंग्स आर ऑल्सो लंपी। तो सो द ओनली वे टू मैनेज दिस इज थ्रू हमारे वेट्स। तो हम ज़्यादा बड़े वेट्स नहीं लेते इन द पोर्टफोलियो, हम काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ पोर्टफोलियो रन करते हैं सो एज टू मैनेज रिस्क। द अदर इज हम ऑन अ डे टू डे बेसिस एक्टिवली अपने वेट्स भी देखते हैं इन द पोर्टफोलियो। एंड अगर हमें दिखता है कि वैल्यूएशंस आर वेरी स्ट्रेच्ड, वी आर हैप्पी बुकिंग प्रॉफिट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज आर द 2-3 वेज विथ विच हम पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। ओके अच्छा, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, उस पर करेंगे बातचीत प्रतीक से। साथ ही ये भी समझेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में इस फंड की प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है अगर आप निवेश करना चाहें तो, या कितना होराइजन आपको लेकर चलना है, या रिस्क एपेटाइट कैसी हो सकती है, इसको भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज हम बात कर रहे हैं बंधन इनोवेशन फंड की। और इसी पर चर्चा करने के लिए मिस्टर प्रतीक पोद्दार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वीपी इक्विटीज़ हैं बंधन एएमसी से। प्रतीक, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने अच्छा वैल्यूएशंस की बात की, तो जो भी स्टॉक पिकिंग आपकी होती है उसमें प्राइमरीली वैल्यूएशन, ग्रोथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अर्निंग्स, ये सब आपके पैरामीटर पर रहते होंगे जो भी आप पिकिंग करते हैं। डेफिनेटली इनोवेशन थीम तो आपके रडार पर होती ही है, लेकिन काफ़ी बार जो अप्रोच होती है फंड मैनेजर्स की वो शायद ग्रोथ पर ज़्यादा होती है। एक बार को अगर अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है तो हाई वैल्यूएशंस पर भी वो वहाँ एक्सपोजर लेना पसंद करते हैं। काफ़ी बार वैल्यूएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आपका बायस किस तरफ रहता है अगर हम वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ की बात करें? नहीं, आई थिंक बैलेंस्ड अप्रोच रहता है। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें ओवर पे फॉर ग्रोथ करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। सो आई डोंट ओवर पे फॉर ग्रोथ। अगर हमें कहीं वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव दिखते हैं, हम प्रॉफिट्स बुक कर देते हैं और देन वी रीविजिट। बट जनरली द फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नॉट ओवर पे फॉर ग्रोथ, क्योंकि उसके बाद फ्यूचर रिटर्न आउटकम्स आर क्वाइट पुअर। सो वी डोंट, तो हमें उस हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी मैनेज करने होते हैं। एंड हेंस टू दैट एक्सटेंट हम काफ़ी, एज मैंने कहा, एक्टिवली मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को। ओके, एंड मॉनिटरिंग तो डे टू डे बेसिस पर ही होती है कि, बट प्रॉपर रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पे होता है, या फिर जैसे आपने कहा कि क्योंकि इनोवेशन थीम ऐसी है एटलीस्ट 2-3 साल का समय देना होता है तो उतना समय दिया जाता है? देखिए, हम 6 to 9 months का व्यू लेते हैं जनरली टू सी वेदर कंपनीज आर डिलीवरिंग एज पर एक्सपेक्टेशंस। और हम थोड़ा लॉन्ग रोप देते हैं कंपनीज को, और एटलीस्ट इन द पोर्टफोलियो जो मैं मैनेज करता हूँ, इसमें जितनी भी कंपनीज हैं, टिपिकली हमारा टाइम होराइजन इज नॉट लेट्स से 6 months, 9 months, 1 year, बट मीडियम टर्म। तो 3 to 5 years इज हमारा जनरली एक होराइजन। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 3 to 5 years में हमें दिखता है कि द कैश फ्लोज आर फार सुपीरियर देन व्हाट दे आर टुडे, उस बेसिस पे ही हम कंपनीज को जनरली इवैल्यूएट करते हैं। एंड इफ अगर लेट्स से हमें लगता है कि दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, या मैक्रो हैज चेंज्ड और द माइक्रो हैज चेंज्ड, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ऐसा कुछ हो गया है, देन वी आर आल्सो हैप्पी एग्जिटिंग द पोजीशंस। ओके, और कुछ ऐसी थीम्स भी हैं क्या जहां पर प्रतीक आप अंडरवेट है, या जहां आपने नियर पास्ट में एक्सपोजर कम किया है? जरूर। तो देखिए, अगर आप लास्ट 2-3 महीने से देखें, हमारा बहुत बड़ा ओवरवेट इंडस्ट्रियल्स पे था। और इंडस्ट्रियल, आई थिंक विद इन इंडस्ट्रियल ऑल्सो देर आर मेनी सब सेगमेंट। एक बड़ा सब सेगमेंट जहां हम काफी बुलिश थे और काफी टाइम से थे वाज इलेक्ट्रिफिकेशन, जहां ना कि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है बट ग्लोबली हो रहा है। एंड आफ्टर दिस वॉर आई थिंक पीपल आर अगेन मूविंग, आई मीन एटलीस्ट एक रियलाइजेशन है दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन ऑयल, एंड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काफी महत्व है। प्लस डेटा सेंटर्स इटसेल्फ ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया इज अ बिग टेलविंड टू इट। सो इलेक्ट्रिफिकेशन पे हम काफी बुलिश थे। हैविंग सेड दैट, इन द लास्ट 15, अगर आप 45 days देखें इन द वॉर एंड आफ्टर द वॉर, or at least in the last one month, valuations have become very expensive. I mean, stocks have rallied anywhere, or sector itself has rallied from 20 to 25% in this electrification theme. So over there, हमने अपना exposure, because the valuations are uncomfortable, हमने काफी prune down किया है हमारा exposure in that sub segment of industrials. And then we have tried to see कि और कहाँ जा सकते हैं और कहाँ अपना capital allocate कर सकते हैं for better return outcomes. और रिसेंटली कहाँ आपने एक्सपोजर इंक्रीज किया है? जो आपने 5 थीम्स का जिक्र किया उनमें से?
नहीं, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और थोड़ा बहुत कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये 3 सेगमेंट्स में हमने अपना एक्सपोजर इंक्रीज किया है। ओके, फेयर एनफ। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि 2/3 ऑफ पोर्टफोलियो आपका मिड कैप स्मॉल कैप्स में है, तो जब डिफरेंट मार्केट फेजेस होते हैं, बुल मार्केट या बियर मार्केट, तो कैसे लिक्विडिटी मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ऑब्वियसली मिड एंड स्मॉल कैप्स हैं और लार्ज कैप्स भी हैं, बट अ लॉट ऑफ लार्ज कैप्स आज के दिन काफी लिक्विड हैं, और फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव इट इज नॉट दैट हमारे पास माइक्रो कैप कंपनीज हैं। सो लिक्विडिटी आज के दिन इज नॉट अ बिग कंस्ट्रेंट फॉर द पोर्टफोलियो। दूसरा, द फंड साइज इज ऑल्सो स्मॉल, इट इज नॉट अ वेरी बिग फंड साइज। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक आज के दिन लिक्विडिटी इज नॉट अ चैलेंज फॉर द। ओके। अच्छा, अब इस फंड की पोर्टफोलियो पोजीशनिंग की बात करते हैं, तो पहले तो ये समझना चाहेंगे कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करेगा विद रिगार्ड्स टू रिस्क एपेटाइट। क्या सजेशन आपका होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही सूट करेगा। ये प्रोडक्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए नहीं है। ये जनरली एक प्रोडक्ट है जो आप 4 से 6 साल के बीच में अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बिकॉज आपको एक इनोवेशन साइकिल देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, लॉट ऑफ कंपनीज के क्वार्टरली अर्निंग्स आर लंपी, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। तो अगर आप 3-6 मंथ्स के व्यू से आ रहे हैं, सो दिस फंड माइट नॉट बी फॉर यू, दैट इज वन। दूसरा, फ्रॉम अ एज पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, तो एनीवन हु इज यंग इन द मार्केट एंड हु हैज अ हायर रिस्क एपेटाइट, इनके लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अगेन, बिकॉज दे आर यंग, दे हैव अ लॉन्ग टाइम होराइजन। अगर आप लंबे टाइम के लिए बने रहेंगे तो आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। लास्टली, इन्वेस्टर्स जिनको ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना है, वेयर दे कैन ब्लेंड विद लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप और एनी अदर पोर्टफोलियो विच दे हैव, उसके हिसाब से भी ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है पोर्टफोलियो। ओके। और आपने जैसे कहा क्लियरली कि लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर जो एक्चुअल पोटेंशियल इस फंड का वो पता लग पाएगा। रिस्क कैटेगरी में कहाँ प्लेस आप इसे करते हैं? देखिए, ये हाई रिस्क कैटेगरी फंड है क्लियरली। ये कंपनीज में इट इज नॉट 100% नेसेसरी दैट अगर कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट कर रही है, इट विल फाइंड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट और इट विल स्केल अप। तो टू दैट एक्सटेंट थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है। द कंपनीज विच वी सिलेक्ट आर ऑल्सो रिस्की, देयर कैश फ्लोज आर बैक एंडेड, इट इज नॉट नियर टर्म एंडेड। तो मे बी FY 29, FY 30 उस हिसाब से इनके कैश फ्लोज जनरेट होते हैं। तो क्लियरली ये हाई रिस्क पोर्टफोलियो है फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके। और एक फाइनल चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि हमेशा हम जब भी इस तरीके के शोज़ करते हैं, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना यही होता है कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना हमेशा बेटर रहता है, मार्केट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। बट क्या ये लमसम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सूट करेगा अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चलना चाहे तो? अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, 4 से 6 साल का व्यू है, तो लमसम इज ओके। अदरवाइज सिप इज अ बेटर ऑप्शन, आई वुड से। ओके। अच्छा, एक फाइनल सवाल आपसे मार्केट्स पर, प्रतीक, अगर हम 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव या 1 ट्रिगर, 1 रिस्क की बात करें, तो वो कौन से आपके हिसाब से? 1 पॉजिटिव इज क्लियरली वैल्यूएशंस। आई थिंक, देखिए, अगर आप 3-5 ईयर का पर्सपेक्टिव भी लें, मार्केट में बहुत सेक्टर्स, स्टॉक्स हैं जो कहीं नहीं गए 3-5 ईयर से। मैसिव टाइम करेक्शन हो गया है, फ्लोज आर नेगेटिव। सो उस हिसाब से कॉन्ट्रेरियन, बहुत बड़ा कॉन्ट्रेरियन बाय है। नेगेटिव, ये वॉर एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। आई थिंक नेगेटिव इन द सेंस इट्स अ रिस्क। अगर ये, देखिए, ऑलमोस्ट 60 डेज हो गए हैं और ये वॉर चलते रह रहा है। अगर ये और गया तो द रिपरकशंस ऑफ हायर क्रूड ऑयल विल बी बिग फॉर एनी इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया, और दैट आई थिंक इज नॉट येट डाइजेस्टेड और फैक्टर्ड इनटू अ लॉट ऑफ सब सेक्टर्स एक्सेट्रा। ट्रिगर मेरे हिसाब से, बिग ट्रिगर आई थिंक, अगर ये ग्लोबली पीपल को रियलाइज होता है कि देखिए ये AI ट्रेड काफी स्ट्रेच हो चुका है एंड पीपल वांट टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम AI ट्रेड, आई थिंक इंडिया विल शाइन। तो थोड़ा इंडिया में नरेटिव इशू भी है आज के दिन, वेयर इंडिया इज एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस AI नरेटिव। बट वंस इट सेटल्स, आई थिंक पीपल हैव फॉरगॉटन दैट इंडिया में लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सेट्रा आर द बेस्ट अमंग्स इमर्जिंग मार्केट्स। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इंडिया का परफॉर्मेंस विद इन इमर्जिंग मार्केट्स इज वेरी स्टार्क। आई थिंक वी हैव नॉट डन वेरी वेल ऑन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो उस बेसिस पे आई थिंक कैपिटल कैन कम बैक टू इंडिया। ओके, शुक्रिया आपका
तमाम डिटेल्स बताने के लिए, इस फंड की प्रतीक और मार्केट्स पर भी आपने व्यू दिया। आई एम श्योर इस डिस्कशन के बाद व्यूअर्स को एक क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जैक्टली बंधन इनोवेशन फंड है किस कैटेगरी का फंड, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, क्या सोच है फंड मैनेजर की। वेल, थैंक यू तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।